अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं, शुरुआत से समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी होता है अपने पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। कोई भी मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all molecules in a substance या ऑफ ए गैस। कोई गैस है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम करते हैं उस चीज को डिफाइन किया जाता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट क्योंकि बेटा आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 0। हम गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं मान के चलते हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, 0। तो इस चीज को भी लिख लो, बट आवर गैस इज आइडियल गैस। जो अपनी गैस है वो आइडियल गैस है एंड देयर इज नो इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसमें कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, मतलब कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो 0 होता है। तो इस वजह से गैस में इंटरनली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरी जान मेरी पहचान, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी आइडियल गैस के लिए। ओके बेटा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अभी के लिए जो है इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, बट इस चीज को प्रॉपरली समझाऊंगा मैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। फॉर n moles of a gas at temperature T। n मोल ऑफ ए गैस है जो कि T टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कोई गैस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है n और गैस का जो टेम्परेचर है वो है T। तो उस केस में जो गैस की इंटरनल एनर्जी है उसको डिफाइन किया जाता है F/2 nRT। और इधर में जो F है वो हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी के लिए वैसे इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखो, F/2 nRT। और बेटा अपने पास में जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बजाय हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको ज्यादा डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको देखो कैसे डिफाइन किया जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने पास में हो जाती है F/2 nR डेल्टा T। यहां पे ये था U, उसका चेंज किया तो टेम्परेचर में चेंज किया, अकॉर्डिंगली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया है F/2 nR डेल्टा T। ये फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, ये भाई ओके, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है वो बन चुका है। अब बेटा अलग अलग टाइप की प्रोसेस है ना, उन सब प्रोसेस के लिए हम इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप की प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस काम में आएगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा।
आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा F/2 NR डेल्टा टी। F/2 NR डेल्टा टी को मैंने लिख दिया है टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। F/2 NRT इसकी जगह पे लिख दिया है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। आइडियल गैस लिक्विडेशन लगा दी है PV इज इक्वल टू NRT, बट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो फाइनल और इनिशियल दोनों वॉल्यूम सेम ही है, तो इसको लिखा जा सकता है F/2 P फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला बन जाएगा F/2 डेल्टा P इंटू V। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसे करके भी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज हम लिखने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई है, क्या कुछ आई है, ये चीज अपने पास में थोड़ा सा आगे जाके करने वाले हैं। सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तक। ठीक है, बीच में अगर अलग अलग वीडियो देखते रहोगे, अलग अलग जगह से पढ़ते रहोगे, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सब कुछ सीक्वेंस वाइज ही क्लियर होता है, सीक्वेंस वाइज समझते रहो बस। आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है F/2 NR डेल्टा टी। F/2 NR डेल्टा टी को लिख दिया है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। F/2 को कॉमन ले लिया है, NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल। F/2 PV इज इक्वल टू NRT होता है, आइसोबारिक में प्रेशर तो है कांस्टेंट, इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल स्टेट है वो, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम, बट प्रेशर सेम ही रहेगा तो इसलिए लिख दिया है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो जाता है, P को कॉमन ले लिया, V फाइनल माइनस V इनिशियल, F/2 P इंटू डेल्टा V। तो आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है F/2 P डेल्टा V या फिर F/2 NR डेल्टा टी। ये आइसोबारिक प्रोसेस होती है। आइसोबारिक प्रोसेस को हमने डिटेल में यहाँ पे लिख लिया है, मतलब इंटरनल एनर्जी आइसोबारिक प्रोसेस की उसको हमने लिख लिया है। अगली है जो अपने पास में वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का कहने का क्या मतलब है बेटा? बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगी F/2 NR डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, इसके अलावा एक और जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको डिफाइन ऐसे ही करेंगे, F/2 NR चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे करके अपने पास में ये प्रोसेस रहेंगी और ये इनकी इंटरनल एनर्जी रहेगी। तो वेरियस प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी थी वो हमने लिख ली है। ठीक है, तो बेटा हमने हीट के बारे में पढ़ लिया है, वर्क के बारे में पढ़ लिया है और इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं और एक लॉ बनाते हैं तो उस लॉ को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो लॉ है वो क्या है बेटा? इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा ये जो लॉ है ना, ये बता रहा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये जो लॉ है ये बता रहा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। एक हमने कोई सिस्टम मान लिया है बेटा, ठीक है। तो अपने पास में क्या है कि इस सिस्टम को हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, एक स्मॉल हीट अगर मैं इसको सप्लाई करता हूं डी क्यू, उसमें से बेटा कुछ हीट जो है उस हीट को ये इंटरनल एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और कुछ हो जाएगा उसमें से वर्क डन बाय गैस। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट या तो वर्क डन में जाएगी या तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगी, या तो गैस उससे वर्क डन कर देगी या इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन में देख लेगी। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये हो जाता है बेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो हीट सप्लाइड चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस। स्मॉल के लिए ऊपर वाला लिख दिया था, सिग्निफिकेंट चेंज के लिए नीचे वाला लिख दिया, ठीक है। तो इसको बता देता हूं, देखो जो भी अपने पास में हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड, उसकी वजह से पहले तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, जो बचा हुआ है वो किस में चला जाएगा, वर्क डन बाय द गैस। तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, या तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी या तो उस हीट की वजह से गैस है वो वर्क कर देगी, ठीक है। तो जो भी हीट बेटा हम भेजेंगे उसकी वजह से या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, ठीक है। हीट के लिए क्या कन्वेंशन है बेटा, जो भी हीट गिवन टू सिस्टम होगा, जो भी हीट हम देंगे उस हीट को मान के चलेंगे पॉजिटिव, जो भी हीट हम सिस्टम से बाहर निकालेंगे, जो टेक करेंगे, उसको मान के चलेंगे नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंपल सा लॉजिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। वर्क डन के बारे में बेटा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अगर गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम उसकी बढ़ रही है, तो उसका मतलब है उसका वर्क पॉजिटिव है। अगर वॉल्यूम घट रही है तो वर्क डन बाय गैस वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वर्क डन बाय गैस होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड के बीच में जो रिलेशन है वो, ओके। बिल्कुल इस तरीके से ये होता है अपने पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना सा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इससे अपने पास में बेटा फॉर्मूला निकल के आ गया है, तो अब हम बाकी सारी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अप्लाई करते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो वो देखो उससे अपने पास में क्या रिजल्ट आते हैं, जो हीट सप्लाइड है इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस, ओके। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर में बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा T, हर कहीं पे यही होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है बेटा, और उस केस में जो वर्क डन लिखवाया था उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है उसकी वजह से जो फॉर्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा F/2 NR डेल्टा T।
ये है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या हीट सप्लाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट लगाता हूं इसी चीज को आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस को याद करो मेरे बच्चे, ऐसी प्रोसेस थी जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था। जिसके अंदर में क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है। ये ऐसी प्रोसेस है। तो देखो इस केस में हीट सप्लाइड है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nR ΔT। चेंज इन एनर्जी का तो हमेशा सेम ही रहेगा। वर्क डन बाय द गैस, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस है, उसका फॉर्मूला आता था P × ΔV। F/2 nR ΔT। P ΔV जो है ना बेटा, P ΔV को ही हम चेंज करके डेल्टा टी की टर्म्स में भी लिखते थे, जो कि बन जाता था nR ΔT। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा F/2 + 1 × nR ΔT। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा F/2 + 1 × nR ΔT। ये होगा अपने पास में आइसोबारिक प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की जो प्रोसेस आएगी उसको बोला जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? ऐसी प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कौन सी प्रोसेस? जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर = कांस्टेंट। इस प्रोसेस के लिए लिखते हैं भाई हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। चेंज इन एनर्जी बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन एनर्जी क्या रह गया? 0। प्लस वर्क डन। वर्क डन क्या होता है इसमें? nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यही बन गया है हीट सप्लाइड का फॉर्मूला। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस हमने पढ़ी है वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? PV⁴ = कांस्टेंट। ऐसी जो प्रोसेस थी उसको बोला जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि जो A है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। इस प्रोसेस में लिखते हैं बेटा हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। F/2 nR ΔT। वर्क डन के लिए मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं nR ΔT अपॉन 1 - A। तो ये हो जाता है F/2 + 1 अपॉन 1 - A × nR ΔT। nR ΔT को कॉमन लेके फिर ये इस तरीके से टर्म बन गई है। तो इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है उसका फॉर्मूला होगा F/2 + 1 अपॉन 1 - A। ये हो जाती है बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, इसके बारे में भी हमने लिख लिया है। तो बेटा सारे टाइप की जो प्रोसेस थी उसमें जो हीट सप्लाइड है उसका जो फॉर्मूला आया है वो हमने कंक्लूड करके लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट का फॉर्मूला आया है, अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ओके, अब बेटा अपने पास में देखो दो चीजें आती हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, दोनों के बारे में लिखते हैं बेटा। स्टेट फंक्शन क्या होता है? देखो ये अपने पास में ऐसा कोई फंक्शन है जो ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है स्टेट फंक्शन।
ठीक है बेटा, ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो बेटा देखो, स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन का एक और नाम भी होता है जिसको कि बोल देते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन का भी एक और नाम होता है जिसको बोल देते हैं प्रोसेस फंक्शन। प्रोसेस फंक्शन। देखो तो अब अपने पास में इन दोनों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में इनको लिख देता हूं मैं। ये है बेटा इन दोनों की डेफिनेशन, ठीक है। स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट डिपेंड ओनली ऑन इट्स करंट स्टेट, जो सिर्फ इसकी करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल या फाइनल स्टेट पे। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस तरीके से उसने पाथ फॉलो किया, कौन सी प्रोसेस फॉलो करी, उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोला जाएगा स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है जो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है? जैसे कि बेटा इंटरनल एनर्जी है, हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या रहेगी, F/2 nRT, ठीक है। और टेम्परेचर है, इनिशियल का अलग टेम्परेचर है, फाइनल का अलग टेम्परेचर है। पाथ कोई सा भी फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी अपने पास में काम नहीं आती है, केमिस्ट्री में काम आती है, बट ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, ठीक है। सबको बारे में लिख रहे हो बेटा, इनका नाम के साथ में लिख ला, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। ऐसा है जो अपने पास में प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ए फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी, ए पाथ फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन स्पेसिफिक पाथ और प्रोसेस ऑफ सिस्टम, जो कि प्रोसेस ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे जो डिपेंड करेगा उसको बोला जाएगा प्रोसेस फंक्शन या फिर पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन कौन सा है? जो अपने पास में हीट सप्लाइड है, ठीक है, वर्क डन है, ये दोनों के दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग प्रोसेस के लिए बेटा हीट का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला भी आइसोबारिक के लिए अलग आ रहा था, आइसोकोरिक के लिए अलग आ रहा था। बट टेम्परेचर, वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनर्जी, इन सब का फॉर्मूला किसी भी केस में, इंटरनर्जी इन सब का फॉर्मूला किसी भी केस में अलग अलग नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को डिफाइन किया है। ओके, चलो तो इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है वो है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को वैसे इससे पहले ही डिफाइन कर लिया था, इससे पहले चैप्टर में, बस उसमें क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसमें भी हमने मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया था, पर क्या फ़र्क था कि भाई उसमें क्वेश्चंस नहीं थे, बट इसमें अपने पास में क्वेश्चंस भी करेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन इसी चैप्टर में ही करे जाएंगे। मोलर हीट कैपेसिटी होती है बेटा, एक मोल ऑफ हीट है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री या बाय 1 यूनिट। 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 यूनिट से, तो उस केस में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो बेटा, 1 मोल ऑफ हीट का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, 1 यूनिट से, तो उसमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको लिखा जा रहा है मोलर हीट कैपेसिटी C से। बट अगर हमें n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो भाई n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहे हैं वो डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से है तो उसको लिख देंगे डेल्टा T। तो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको डिफाइन किया जाएगा NC डेल्टा T, ठीक है। हियर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
और जो डेल्टा टी है वो है अपने पास में चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर, और जो एन है वो है नंबर ऑफ मोल्स। और जो मोलर हीट कैपेसिटी जिसको मैं सी से लिख रहा हूं उसको डिफाइन किया जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। हीट सप्लाइड पर यूनिट नंबर ऑफ मोल पर यूनिट टेम्परेचर, ये हो जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी बेटा अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, ठीक है, हीट सप्लाइड है जूल में पर मोल और पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है इसकी एसआई यूनिट। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं भाई अलग अलग टाइप की प्रोसेस के लिए। मोलर हीट कैपेसिटी है वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है, तो बेटा ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी आएगी अपने पास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर में हमें जो मोलर हीट कैपेसिटी है जो सी से लिखी जाती है उसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो इन जो अपने पास में हीट सप्लाइड है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है इस प्रोसेस में? चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन एनर्जी होती है F/2 डेल्टा टी, वर्क डन होता है इस प्रोसेस में 0। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको डिफाइन किया जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो उसको लिख देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर जो डिफाइन करेंगे वो क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कि लिखा जाएगा CV से, जो कि होगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, हीट सप्लाइड अपॉन एन डेल्टा टी। हीट सप्लाइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F/2 डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी। तो यहां से इसका फॉर्मूला आ जाता है F/2। तो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसका फॉर्मूला आएगा F/2। ठीक है, आइसोकोरिक के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होगी। ऐसी प्रोसेस जो कि प्रेशर जब कांस्टेंट है जब हो रही हो तो उसको बोला जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है उसको लिखेंगे चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है F/2 डेल्टा टी। वर्क डन है, वर्क डन के लिए फॉर्मूला था बेटा P डेल्टा V और NR डेल्टा टी, तो इसमें लिखेंगे NR डेल्टा टी। तो इस केस में मैंने F/2 + 1 को लिख दिया ऐसे और NR डेल्टा टी को ले लिया है कॉमन। अब जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो लिखते हैं, तो इसका नाम होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अपने पास में वो मोलर हीट कैपेसिटी है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है। ओके, अब लिख देते हैं, इसको बोल देंगे CP, इसका नाम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है F/2 + 1 इंटू NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा टी। N से N कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो ये बन जाता है F/2 + 1 इंटू R। इसको बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो
मोलर हीट कैपेसिटी है Cp, उसकी वैल्यू आ गई है ये। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो बेटा इसमें Ct अगर मैं लिखना चाहूं, अब बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इसका मतलब है इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो भाई इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, चाहे कितनी ही हीट सप्लाई कर दो, टेम्परेचर इस सब्सटेंस का नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसको कह देते हैं कि नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डी, जिसको बोला जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती थी टीवी की पावर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो चेंज इन जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है F/2 + 1/1 माइनस ए इंटू NR डेल्टा टी। ओके बेटा, ये देखो पहले इस केस में डिफाइन किया हुआ था ये मैंने, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या ही चीज बता दी है। ये जो था ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसमें ये चीज करी थी। ठीक है, पहले ये चीज सारी बताई हुई है, चेंज इन एनर्जी बताई थी, वर्क डन बताया था। ठीक है, तो सारी चीज बताई हुई है, तो बस रिकैप करने के लिए वापिस से लिख रहे हैं। इसमें जो अपने पास में मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको सिर्फ C से लिखा जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगेगा इसमें। इसको डिफाइन करेंगे डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा टी। तो C है उसका फॉर्मूला हो जाता है N डेल्टा टी से डिवाइड करना है, बस ये इतना सा बच जाएगा F/2 + 1/1 माइनस ए इंटू आर। तो C का फॉर्मूला हो जाता है F/2 R + R/1 माइनस ए। ओके, C इज इक्वल टू F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2, इसको लिखा जाता है CV। ठीक है, प्लस R/1 माइनस ए। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस R/1 माइनस ए। ए जो है वो अपने पास में पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है। तो ऐसे करके हमने डिफाइन कर लिया है मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल सा ही ये कंसेप्ट है। इसके बाद में बेटा जो इस पे बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन का मतलब बेटा मेयर के साथ में अपनी बातचीत कैसी है। आप मजाक कर रहा था बेटा, ठीक है, मेयर्स रिलेशन है वो समझो। ठीक है, ये बेटा ये अपने पास में रिलेशन होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, इट इज रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है उनके बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन क्या होता है कि भाई Cp माइनस CV, इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो Cp जो है उसकी वैल्यू आई थी F/2 + 1R, इसकी वैल्यू आई थी F/2R। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, R के इक्वल
तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। बस इतना सा होता है मेयर्स रिलेशन, ये इसमें याद रखना है बस। ठीक है, प्रॉपर जो तरीका है सी पी निकालना, सी वी निकालना, आर निकालना, सब कुछ हमने किया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का रेशियो, इसमें भी स्पेसिफिकली सीपी और सीवी का ही रेशियो देखा जाता है, जिसको लिखा जाता है बेटा गामा से। गामा का मतलब है सीपी अपॉन सीवी। जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं भाई, मोलर हीट, स्पेसिफिक गलती में लिख दिया बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है उसको लिखा जाता है गामा से, जिसको डिफाइन किया जाता है सीपी अपॉन सीवी। सीपी जो है वो है F/2 + 1R, और जो सीवी है उसकी वैल्यू आई थी F/2R। इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो R से R कैंसिल आउट, F/2 + 1 अपॉन F/2। इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है 1 + 2/F। तो जो रेशियो ऑफ मोलर हीट है उसका फॉर्मूला बन गया है 1 + 2/F। ऐसे करके इसका फॉर्मूला बन गया है। अब बेटा बहुत बार हमने एक चीज पढ़ ली है जिसको कि बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लिख के हम परेशान हो गए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास में क्या होता है यही हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चीज के लिए कितनी सी वैल्यू होगी, ये सारी की सारी चीजें अब शुरू करते हैं। अब इनके बारे में प्रॉपरली लिखते हैं। ओके बेटा, तो बच्चे लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको कि लिखा गया है इस एफ से, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के होवे है। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का प्रॉपर मोशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है, किसी भी बॉडी का प्रॉपर मोशन डिफाइन करने के लिए या कंप्लीट मोशन एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, उस चीज को डिफाइन किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, number of independent coordinates required to completely explain motion of a particle। किसी एक पार्टिकल के मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने से चाहिए होंगे। ठीक है, तो बेटा मोशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर होंगी, ऐसा भी डिफाइन किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें लिखनी पड़ेंगी, इस चीज को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं द नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टर्म्स इन टू डिफाइन द मोशन प्रॉपरली। ठीक है, किसी मोशन को प्रॉपरली समझने के लिए उसकी टोटल एनर्जी निकालने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स होंगी। तो बेटा कोई भी पार्टिकल है दो ही टाइप का मोशन कर सकता है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आती है ½ I⍵², और ट्रांसलेशनल मोशन में ½ mv²। ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली बनेंगी अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो सबसे पहला जो है अपने पास में, ठीक है, सबसे पहले टाइप की जो है वो होती है बेटा मोनो एटॉमिक गैस। सबसे पहले टाइप की जो गैस होगी ना वो होगी मोनो एटॉमिक गैस। की मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस देखो क्या होती है, ऐसी गैस जो एक सिंगल एटम से मिलके बनी हुई होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन और अपने पास में मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जितनी नंबर ऑफ जितनी एटम से मिलके बनी हुई है तो ये सारी की सारी सिंगल सिंगल एटम से मिलके बनी हुई है, तो ऐसी गैस इसको बोला जाता है मोनोएटॉमिक गैस। इसको एलिमेंटल हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, एलिमेंटल आर्गन, मतलब कि आर्गन एलिमेंट की टर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं बेटा। देखो मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ये अपने पास में हीलियम का ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो हीलियम का मॉलिक्यूल है ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, बट इतना छोटा सा होगा, इतना छोटा सा, ठीक है। जूम करके भी लिखूं तो इतना सा बनेगा, और जूम आउट करूंगा तो ये तो गायब जैसा ही हो जाएगा। इतना छोटा सा अपने पास में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का साइज है वो मानते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है, ठीक है। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल देखो ट्रांसलेशन मोशन 3 डायरेक्शन में कर सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा ट्रांसलेशन मोशन है 3 डायरेक्शन में कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो इसकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होंगी 3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में या ऐसे करके डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट के अलोंग में, ये 3 बन गई है। अगर दूसरी बात करूं मैं इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है जो रोटेट करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें कितनी सी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब भाई रोटेट करेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट करे चाहे एक्स के अलोंग करे, चाहे वाई के अलोंग या चाहे जेड के अलोंग, इतना छोटा मॉलिक्यूल है, एक्सिस पे रोटेट करेगा, इसका रोटेशन नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका रोटेशन नजर नहीं आएगा तो इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 0, और जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका कि आंसर आ जाता है 3। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका आंसर बनता है 3। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के पास में। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में वो है डाइएटॉमिक गैस। डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। तो बेटा देखो डाइएटॉमिक गैस होती है, या इस केस में इसको लीनियर गैस भी बोल देते हैं, लीनियर गैस। बेसिकली यहाँ पे हम लीनियर गैस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ऐसी गैस है जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर शेप में अरेंज है, ठीक है। डाइएटॉमिक की बजाय ये ट्राइएटॉमिक भी हो सकती है, बस लीनियर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, O2 N2 H2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, उसकी शेप ऐसी रहती है। तो ये अपने पास में जो लीनियर गैस है उसमें माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ये गैस रहती है, ठीक है। तो जितनी भी लीनियर गैस है जो अपने पास में सिर्फ एक लाइन के अलोंग में अरेंज करी जा सकती है, उनको भी इसी कैटेगरी में ही पढ़ेंगे, डाइएटॉमिक की ही कैटेगरी में। इस केस में बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। एक अपने पास में इस तरीके से है कोई मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल है भाई, 2 डाइएटॉमिक के लिए समझ रहे हैं पहले तो, ठीक है। अब बेटा इसमें जो ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाएगा आई एक्स एक्सिस, ऐसी जो एक्सिस है इस एक्सिस को मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस,
और ऐसी जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं बोल देता हूं जेड एक्सिस। ओके, अब बेटा देखो, ये वाला जो है जब ये रोटेट करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट में, एक रोड है, स्ट्रेट रोड जैसी शेप है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है, तो उसका एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 0। एक्स डायरेक्शन में उसका रोटेशन नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका एक्स के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 हो जाता है। जिस एक्सिस के अलोंग में डायटोमिक मॉलिक्यूल रखा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बेटा देखने में ऐसा नजर आएगा, एक स्ट्रेट रोड के जैसा, जो भी लीनियर है, चाहे नो अपने पास में सिर्फ डायटोमिक है, सबके सब ये लीनियर ही होंगे। बेटा इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इस एक्सिस के अलाउट भी ऐसा नजर आएगा, और इसके अबाउट में रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बन जाएगा। जेड के अबाउट ये रोटेट करेगा, प्रॉपरली इसका रोटेशन नजर आएगा, अच्छे से रोटेट कर पाएगा। वाई के अबाउट में रोटेट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई वाई बनेगा। तो ये सारे के सारे जो मोशन है ये इसको प्रॉपरली नजर आएंगे, प्रॉपरली मोशन इनके होंगे। ठीक है, तो इस केस में बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें, वो रहेंगे 3। और जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो है 0, वाई और जेड के अबाउट इसका रोटेशन भी नजर आएगा, तो जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएंगे 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक गैस में, उसका आंसर आ जाता है 5। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको कुछ डाउट आता है, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली मैं एक बार इसकी अलग से शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा, कोई अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आ जाती है पॉली एटॉमिक गैस। पर एक बार स्टार्ट कर दिया है बेटा पढ़ना, तो उस के बीच में रुकना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी बच्चा मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आ जाना चाहिए कि ये पढ़ा है उसके बाद में रुक गया हो, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड टाइप की जो अपने पास में गैस है वो है पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस या फिर नॉन लीनियर गैस, कई बार इसको ट्राई एटॉमिक गैस भी बोल देते हैं। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने बेटा, जो नॉन लीनियर है उस केस में क्या होगा। अब इस केस में तो ये था कि इसका एक्स और वाई के अलोंग में इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्स के अलोंग में नजर नहीं आया था, बट ये जिगजैग सा ऐसी सी शेप का मॉलिक्यूल होता तो एक्स की तरफ से भी घूमता हुआ प्रॉपर नजर आता, तो उस केस में एक्स वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 नहीं होता। तो इस केस में इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, O3 H2O एक्सेट्रा, ये अपने पास में नॉन लीनियर गैस होती हैं। इस केस में जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होते हैं 3, और साथ साथ में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी होते हैं 3। प्रॉपर रोटेशन नजर आता है एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट में। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपने पास में बन गए हैं 6। तो ऐसे करके पॉली एटॉमिक गैस, नॉन लीनियर गैस या ट्राई एटॉमिक गैस, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ रहेगा। अगर अपने पास में इस केस में वो हो तो इसका डायटोमिक के जैसा ही बिहेवियर याद रखना। ठीक है, CO2 है, लीनियर गैस है, तो उस केस में उसका बिहेवियर है वो डायटोमिक के जैसा ही होता है। अब बेटा एक मैं डायग्राम, एक टेबल बनाता हूं, जिस टेबल के अंदर हम गैस, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गामा, ये सब लिखने वाले हैं। और ये वाली जो टेबल है एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इसलिए हर किसी बच्चे को ये टेबल बनानी है, हर किसी को समझते हुए चलना है। ओके, तो बच्चा देखो ऐसे कर मैं एक टेबल बना देता हूं पहले। तो बेटा ऐसी सी हमें टेबल बना लेनी है। टेबल में देखो, टेबल भी नहीं भी बनाओगे ना, ऐसे भी रेफरेंस से लाइन लाइन खींचते रहना। ठीक है,
क्योंकि नोटबुक में लाइन तो है ही। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गैस, इधर लिखूंगा गैस का एग्जाम्पल, इधर लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, इधर लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है भाई F/2R। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर F/2 + 1R। यहाँ पे लिखेंगे गामा जो कि होता है Cp/Cv। ठीक है, Cp/Cv, या फिर इसका एक और जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया है 1 + 2/F। दोनों फॉर्मूले सही है बेटा, जो भी आपको आसान लगे उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, 3 टाइप की गैस हैं, तीनों टाइप की गैसेस के बारे में ही लिखने वाले हैं। चलो तो भाई इधर पे हमने ऐसा कुछ करके बना लिया है। अब बेटा इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। सबसे पहले टाइप की गैस है वो है मोनोएटॉमिक गैस। उसके बाद में है डाईएटॉमिक गैस जो कि बेसिकली लीनियर है। थर्ड आ जाता है पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस, POTY कर दिया, अरे पोटी नहीं है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस का एग्जाम्पल है हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, डाईएटॉमिक का एग्जाम्पल है H2O2 N2 और पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल है H2O। डाईएटॉमिक में लीनियर भी सारे के सारे आए हुए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा देखो, मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं जो कि होते हैं 3। ठीक है, डाईएटॉमिक गैस के अंदर में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। पॉलीएटॉमिक में होते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल। बस ये चीज अपने को याद रखनी है। CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है F/2R। डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से डिवाइड करके R कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगी 3/2R मोनोएटॉमिक के लिए, 5/2R डाईएटॉमिक के लिए, 6/2R जो कि बनेगा 3R। ये है पॉलीएटॉमिक के लिए या ट्राईएटॉमिक के लिए। Cp की वैल्यू है अपने पास में F/2 + 1R, या जो Cv है उसमें एक R और ऐड कर दिया। 3/2R में एक R ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2R। इसकी वैल्यू बन जाएगी 7/2R। 3R में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4R। नेक्स्ट है अपने पास में गामा। गामा जिसको डिफाइन किया जाता है Cp/Cv या 1 + 2/F। F की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करके भी मैं निकाल रहा हूँ Cp/Cv से। इस टर्म से इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोएटॉमिक के लिए जो गामा है बनेगा 5/3। ठीक है, डाईएटॉमिक के लिए जो गामा है वो बन जाएगा 7/5 और ये बन जाएगा 4/3। Cp/Cv को डिवाइड करके लिखा है। 5/3 वो होता है बेटा 1.67, ये होता है 1.4 और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.33। तो इससे पता चल जाए कि गामा किसका ज़्यादा है। तो मोनोएटॉमिक के लिए जो गामा है वो सबसे ज़्यादा है, फिर है डाईएटॉमिक के लिए, फिर है पॉलीएटॉमिक के लिए। ये बाद की बातें हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इन सबको लिख लिया करेंगे। तो ऐसे करके किसी भी गैस के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली हैं। ओके बेटा, चलो अगली अपने पास में नेक्स्ट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ए गैस। अगर 2 गैस हैं उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया है तब उस केस में क्या जो सिनेरियो है वो यूज होगा। मिक्सिंग ऑफ ए गैस, किसी गैस की बेटा मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग करने का मतलब क्या है कि भाई एक कंटेनर है उसके अंदर में हमने एक टाइप की गैस ली, दूसरा कंटेनर है उसमें दूसरी गैस ली और दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों गैस को ले जाके एक उसमें डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया। ऐसे अपने पास में ये रहता है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग ये केस कर सकते हैं। पहली वाली गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है, दूसरी के नंबर ऑफ मोल N2 है। ठीक है, ये मान लेते हैं गैस नंबर 1 है, ये है अपने पास में गैस नंबर 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ये लिख लिए हैं, दूसरी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लिख लिए हैं। ठीक है,
इसके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, F1 और F2 है इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ की जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको CV1 और CV2 लिख दिया है, इसको CP1 और CP2 लिख दिया है। इस तरीके से दोनों गैसेस की अलग अलग चीज़ें हैं वो निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब तो ये दोनों जो गैस है ना बेटा वो हमने मिक्स कर दी हैं और दोनों को हमने मिक्स किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, दोनों को मिक्स कैसे किया है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के फिर उनको हमने मिक्सिंग पे डाल दिया है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों को मिक्सिंग के लिए डाला है। तो उस केस में देखो, इसने जो हीट है, इनिशियल जो हीट है और जो फाइनल हीट है वो अपने पास में सेम हो जाएगी भाई। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो बेटा पहली गैस के पास में जो टोटल एनर्जी थी, ठीक है, और टोटल जो अपने पास में पहली गैस के पास में टोटल एनर्जी थी और दूसरी गैस के पास में टोटल इंटर एनर्जी थी, दोनों का सम करेंगे तो अपने पास में फाइनल एनर्जी के ही बराबर बन जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ है कि गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हुए फिर इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो बन गया है। ठीक है, और अपने पास में पहले जो गैस थी वो भी टी टेम्परेचर थी, दूसरी भी टी टेम्परेचर पे थी। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो मिक्सिंग है वो वाली प्रोसेस हमने लगा लिया, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है N1 CV1 इंटू टी प्लस, एक बार रुकना बेटा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन से करते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, ऐसे करके जो दो गैसेस थी ना इनको हमने जोड़ दिया है। पहली वाली जो गैस थी वो T1 टेम्परेचर पे थी, दूसरी वाली जो गैस थी वो थी T2 टेम्परेचर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिनेरियो लिखेंगे बाद में। ऐसे करके हमने इन दोनों गैसेस को आपस में मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, अब इनको हमने छोड़ दिया है यहाँ पे 3 मूव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओपनिंग थी इस ओपनिंग को हमने यहाँ पे जो क्लोज किया हुआ था उसको हमने ओपन कर दिया है। तो उस केस में किस तरीके से मिक्सर बनेगा वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जो ये वाली जो गैस है और ये वाली जो गैस है इनमें कोई भी एक्सपेंशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल जो अपने पास में वर्क डन है, जो नेट वर्क डन है वो तो 0 ही रहा, चाहे गैस नंबर 1 है चाहे गैस नंबर 2 है। दोनों को जोड़ के जो वॉल्यूम थी वो सिंपली ऐड हो गई है। ठीक है, लेट आफ्टर मिक्सर द फाइनल टेम्परेचर इज T। मिक्सर बनने के बाद में जो फाइनल टेम्परेचर है वो बन चुका है T। ठीक है, पहली गैस ने जो वर्क डन किया है और दूसरी गैस ने जो वर्क डन किया है दोनों 0 ही है। अपने पास में कोई भी पिस्टन मूव नहीं हुई है, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, बाहर से भी हमने कोई हीट सप्लाई नहीं करी है, तो उस केस में जो हीट सप्लाइड है उसकी वैल्यू भी 0 है, क्योंकि आउटर वॉल एडियाबैटिक है। नो एक्सटर्नल हीट सप्लाइड। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है इस सिस्टम को कि बाहर से कोई भी हीट की सप्लाई ना हो सके। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी। हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब है जो चेंज इन इंटर एनर्जी है वो भी 0 ही होगी। इसका मतलब जो इनिशियल इंटर एनर्जी है और जो फाइनल इंटर एनर्जी है, ठीक है, गैस की दोनों सेम रहेगी। गैस की बेटा इनिशियल इंटर एनर्जी लिखते हैं, सबसे लेफ्ट वाली जो गैस है उसकी इंटर एनर्जी मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट वाली गैस है उसकी जो इंटर एनर्जी है वो देखो क्या रहेगी। बेटा इंटर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F/2 NRT। F/2R को क्या लिख सकते हैं, CV, तो NCV इंटू T। तो इनिशियली क्या था सबसे पहले वाले मिक्सर के लिए, जो कि बनेगा N1 CV1 इंटू T1 प्लस N2 CV2 इंटू T2।
फाइनल जो बन गया है N1 CV1 और उसका टेम्परेचर T बन गया है, N2 CV2 और उसका टेम्परेचर भी T बन गया है। राइट साइड में T है, उसको सोल्व कर लेते हैं। N1 CV1 प्लस N2 CV2 इंटू T, और लेफ्ट वाली साइड है ये तो सेम ही रह गई है। ठीक है, तो जो मिक्सर है उसका फाइनल टेम्परेचर, इसको T फाइनल से लिख देते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर है उसका आंसर हो जाता है N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। ये बन जाता है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। ये जो मिक्सर बनाया है, इस मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए ये सिनेरियो यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके अपने पास में इसका आंसर हो जाता है। तो फाइनल मिक्सर बना है उसका टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो बेटा अब हम करने वाले हैं CV ऑफ मिक्सर। ठीक है, CV ऑफ मिक्सर। CV ऑफ मिक्सर का अपने पास में देखो क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, CV ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला हो जाता है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स। इसको लिखा जाएगा CV ऑफ मिक्सर, कि भाई अगर दोनों गैसेस को मिक्स करूं तब अपने पास में ये सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो बेटा मिक्सर के गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है। ठीक है, मिक्सर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट का भी 1 डिग्री से बढ़ा दूं, मैं राइट का भी 1 डिग्री से बढ़ा दूं, तो उस केस में हो जाएगा कि दोनों का 1 डिग्री से ही बढ़ा दिया है। तो लेफ्ट का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी लेफ्ट वाले चैम्बर में या 1 वाले गैस 1 का, तो उसकी हीट लगेगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 CV1 इंटू टेम्परेचर तो 1 ही है, प्लस N2 CV2। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल जो कि आ गया है N1 प्लस N2। ये बन जाता है CV ऑफ मिक्सर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यही अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो उसका भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ऐसे करके CP ऑफ मिक्सर है वो भी निकाला जा सकता है। ओके, तो ये हो जाता है CV ऑफ मिक्सर। मिक्सर ऑफ गैस है उसका CP और उन दोनों का CV। अगर हमसे पूछा जाए कि जो गामा है, गामा की वैल्यू निकालनी है मिक्सर के लिए, तो गामा का फॉर्मूला हो जाता है CP ऑफ मिक्सर अपॉन CV ऑफ मिक्सर। CP अपॉन CV फॉर्मूला होता है मिक्सर के लिए, ये चीज़ लिख रहे हैं, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और N1 प्लस N2 दोनों को डिवाइड किया तो वो वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई है। तो इस तरीके से जो गामा ऑफ मिक्सर है, मिक्सर का जो गामा है वो हमने निकाल लिया है। ऐसे करके जो गामा है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेटा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मिक्सर पूछा जाए तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, पर हमें जैसा कि पता है गामा ऑफ मिक्सर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी तरीके से गामा ऑफ मिक्सर निकल के आ जाए तब। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गए हैं। बेटा गामा ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला वो नहीं बनता है N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, वो फॉर्मूला उसमें नहीं रहेगा। गामा ऑफ मिक्सर का ध्यान रखना, ये बनेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर है उसमें ये वाला फॉर्मूले से मैं निकालता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से लिखता हूं, देखो CV ऑफ मिक्सर। CV जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
ठीक है, Cv जो है उसका बेटा फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं। Cv का फॉर्मूला होता है F/2R। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू N1 F1/2 इंटू आर प्लस N2 F2/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ से R/2 R/2 और R/2 लेफ्ट और राइट दोनों में कॉमन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला बन जाता है N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो मिक्सर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, जो कि है इक्वेशन नंबर 5। तो मिक्सर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ नोट्स हैं, उनको हम लिखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टाइप से नोट जैसा ही है बेटा, एग्जाम्पल तो नहीं है ये। राइट Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर। Cp और Cv को हमें लिखना है गामा और आर की टर्म्स में। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। जैसा कि हमें पता है Cp माइनस Cv है, उसकी वैल्यू होती है R। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, जो Cp/Cv है उसकी वैल्यू होती है गामा। ठीक है, वो वाली है दूसरी इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, Cp की वैल्यू आ जाएगी गामा इंटू Cv। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको ना मान के इसको मान लेता हूं। अब Cp और Cv दोनों को गामा और R की टर्म्स में हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो Cp की जगह पे गामा Cv लिख दिया, माइनस Cv इज इक्वल टू R हो गया, गामा माइनस 1 इंटू Cv इज इक्वल टू R हो गया। Cv की वैल्यू हो जाती है R अपॉन गामा माइनस 1। Cv जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहां से Cp आ जाएगा। बेटा Cp की वैल्यू आ जाती है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ऐसे करके हमने Cp और Cv दोनों को R और गामा की टर्म्स में लिख दिया है। Cv की वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1, Cp की वैल्यू होती है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ऐसे करके दोनों चीजें हैं उनको हमने लिख दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइप की चीजें बन गई हैं। चकाचक चीजें हमने सीख ली हैं। ओके, चलो बेटा और देखो, नोट करके लिखते हैं। ठीक है, नोट अपने पास में सबसे पहला जो नोट है वो है कि इंटरनल एनर्जी के सारे फॉर्मूले लिखना। इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले हैं भाई। इंटरनल एनर्जी का पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था कि F/2 nR डेल्टा टी। F/2 R है, उसको क्या लिख सकते हैं, Cv। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाइड है वो इंटरनल एनर्जी के ही इक्वल है। बिल्कुल सही बात है। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको ही हम अगर Cv जो है, Cv को गामा की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाता है, NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, R अपॉन 1 माइनस R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अभी अभी ऊपर ही लिखा था NRT अपॉन गामा माइनस 1। तीनों के तीनों इंटरनल एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो। अब बेटा देखो, एक और चीज आती है अपने पास में, वाइब्रेशनल मोड। अगर कोई गैस होती है ना, वो अगर वाइब्रेट भी करती है, ऐसे ऐसे अगर वो वाइब्रेट करती है, जैसे कि ये गैस है। ठीक है, गैस के अंदर में जो बीच वाले जो मॉलिक्यूल है, जैसे डायटोमिक गैस है उसके लिए लिख रहा हूं, जो बीच वाले जो मॉलिक्यूल हैं
ठीक है, वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करते हैं, तो उस वजह से भी ऑसिलेट करती है। और अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक है तो खुद से भी वो वाइब्रेट कर सकती है। बेटा वाइब्रेशन को लिखने के लिए भी अपने पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स आती है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई गैस वाइब्रेट करती है तब भी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच वाइब्रेशनल मोड देयर आर 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर वाइब्रेशनल मोड के लिए बेटा 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ऐड करने पड़ जाते हैं। वाइब्रेशनल मोड में 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में कोई गैस है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे चली जाती है तो उसके पास में एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोड आ जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है जैसे 4-5 हज़ार डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में भी वो ऑसिलेट करने लग जाती है या वाइब्रेट करने लग जाती है। तो इस चीज़ को भी लिखना, एट वेरी हाई टेम्परेचर गैस will have one extra वाइब्रेशनल मोड। गैस के पास में एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोड आ जाता है और एक मोड के पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी गैस तो उसके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोले कि गैस के पास में 10 वाइब्रेशनल मोड है तो उसके पास में कितने एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? तो अगर गैस के पास में 10 वाइब्रेशनल मोड है तो उसके पास में 20 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोड है तो 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस के पास में आ जाते हैं। तो ये है वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड अपने काम की तो चीज़ नहीं है, बट पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो इसलिए वो चीज़ समझा दी है। ये चीज़ को ध्यान रखना। इस पे बेस्ट एक आधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको करने भी पड़ेंगे। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट जो है अपने पास में वो है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है या ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है, ऐसी प्रोसेस को बोला जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। इस प्रोसेस में जो सिस्टम है वो ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है वॉल्यूम, इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है वॉल्यूम। ऐसे है अपने पास में ये बेटा। ठीक है, दोनों के दोनों साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे सिस्टम घूम के इसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट है अपने पास में, यहां से सिस्टम ने स्टार्ट हुआ और इस तरीके से घूम के इधर पे ही वापस आ गया, तो इस तरीके से ये होता है बेटा। ठीक है, ये अपने पास में एक साइक्लिक प्रोसेस ही है। चलो, तो अब इस चीज के बारे में जो है वो समझते हैं। अगर मान लेते हैं यहां से हमने स्टार्ट किया है भाई, इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से मान लेते हैं स्टार्ट किया है, तो पहले केस में जो है अपने पास में हम जा रहे हैं राइट साइड में। तो पहले केस में क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बेटा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहां से लेकर यहां तक को दूसरा केस मान लेते हैं। दूसरे केस में जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूं इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो इधर से राइट में गए तब जो वर्क डन आया वो क्या था? पॉजिटिव। और इधर से इधर गए जो वर्क डन आया वो है नेगेटिव। और वर्क डन आता है एरिया अंडर द कर्व, तो पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है। ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटाया तो इसके
अंदर का लूप का जो वर्क है या जो एरिया है वही बचा। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है ना बेटा, वो होता है एरिया ऑफ लूप। अगर ये अपने पास में क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो एरिया ऑफ लूप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो नेगेटिव एरिया ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो इस केस में जो वर्क डन है उसको लिख देंगे नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ लूप। ठीक है। चेंज इन एनर्जी हमेशा ही जीरो रहेगी किसी भी टाइप की साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि सिस्टम है वो अपने पास में वापिस उसी स्टेट पे आ चुका है। तो ये हो जाती है बेटा इस चैप्टर की थ्योरी खत्म। अब इसके बाद में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बता रहा हूँ, कंप्लीट की थ्योरी खत्म नहीं हुई है, कंप्लीट तो बहुत सारी चीजें बची हुई है। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।